नजारा देखकर चौंक गई। बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी। रेहान की लुंगी सिरहाने बेतरतीब सी पड़ी हुई थी। मात्र चड्डी पहने बिस्तर पर बैठे हुए रेहान हौंफ रहा था। पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए रजिया की मौजूदगी कमरे में रेहान को मालूम न हो सकी। कमरे की स्थिति देख रजिया सन रह गई। इश्क नए नए इतिहास बना रहा है। इश्क एक दायरे में नहीं रह सकता। इश्क जाति, धर्म, मुल्क नहीं देखता, यहाँ तक कि रिश्ते नाते भी कभी कभी अनदेखी कर देता है। समाज में घट रहे इश्क के कारनामे नए नए गुल खिलाकर दिलचस्प नजारा पेश कर रहे हैं। खैर, इस पर शोध करने वालों के लिए माकूल एवं दिलचस्प मसाले आसानी से मिल जाएंगे। इश्क से संबंधित एक दिलचस्प घटना आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सच्ची है, परंतु नाम, घटना वाली जगह का उल्लेख नहीं करूँगा। ये कहानी दिलचस्प तो है ही, साथ ही कुछ सोचने को भी विवश करती है। बा अमीना की एकमात्र संतान रजिया थी। रजिया खूबसूरत, छरहरी काया वाले सीरत की भी अच्छी एवं भली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी आंखों का तारा रजिया की शादी धूमधाम से अमीना ने रसूख वाले परिवार में रेहान से कर दी। 22 वर्षीय रेहान गठीले बदन वाला, लंबे कद का खूबसूरत नौजवान था। शादी में जिन्होंने भी शिरकत की वो दोनों की जोड़ी देख वाह वाह करने से नहीं अघा रहे थे। खानदान दोनों का शिक्षित था ही। दोनों नव विवाहित मियां बीवी की तालीम महानगर के अच्छे प्रसिद्ध कॉलेज में हुई थी। शादी के 4-5 महीने के बाद ही रेहान घरजमाई बनकर रहने लगा। सास, बेटी, दामाद तीनों का अच्छी तरह दिन बीतने लगा। घर का बिजनेस रेहान ने संभाल लिया। रजिया ने भी शौकिया तौर पर एक ट्रस्टी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। शादी के साल भर बीतने के बाद ही रजिया की गोद में रेहान की निशानी खालिद आ गया। नानी बनने की खुशी में अमीना ने एक समारोह का आयोजन किया। रजिया कॉलेज की क्लास में पूर्णतः समर्पित हो गई और घर पर भी समय अगले दिन की लेक्चर की तैयारी में खपाने लगी। रेहान भी बिजनेस में समय अधिक देने लगा और थकाहारा घर आता तो अपनी बीवी को किताबों में ही उलझे हुए पाता। इससे फुर्सत पाती तो खालिद में ही व्यस्त रहती, परंतु सास अमीना बखूबी उसका स्वागत करती और उसने शाम के चाय नाश्ते का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया, जबकि खाना बनाने एवं अन्य कामों के लिए नौकर की कमी नहीं थी। मैं उसे छुट्टी जल्द मिल गई। उसने कुछ शॉपिंग की और करीब 2 बजे घर पहुंची। तालबेल की बटन दबाने पर अम्मी ने दरवाजा खोला। रजिया को असमय आए देख वह एक बार की असहज हो गई। फिर उलझे बालों को संभालते हुए संयत हो मुस्कुराते हुए बोली, आज जल्दी आ गई बेटी। प्रोफेसर इरफान साहब के इंतकाल के कारण कॉलेज में जल्द ही छुट्टी हो गई। कहते हुए उसने बेडरूम में सीधे प्रवेश किया तो बेडरूम का नजारा देखकर चौंक गई। बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी। रेहान की लुंगी सिरहाने बेतरतीब सी पड़ी हुई थी। मात्र चड्डी पहने बिस्तर पर बैठे हुए रेहान हौंफ रहा थी। पीठ दरवाजे की ओर था, इसलिए रजिया की मौजूदगी कमरे में रेहान को मालूम न हो सकी। कमरे की स्थिति देख रजिया सन रह गई। कौन था अमीना डार्लिंग? रेहान ने उसी स्थिति में पूछा। ऐसा संबोधन रजिया का पक्को हो गया। चूंकि कमरे को नजारा प्रत्यक्ष प्रमाण शक, तुम्हारा बीवी रजिया आई है जनाब। खींचते हुए अमीना 44 बोली। रजिया की आवाज सुनते ही रेहान चौंक गया और हकलाते हुए बोला, तुम? मेरा मतलब, कब आई? शर्म करो, शर्म करो। रेहान, तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। उद्धरण चिन्ह नजर गड़ाते हुए रजिया बोली। तुम गलत समझ रही हो रजिया। अब तक रेहान संयत हो चुका था। झूठ मत बोलो, कम से कम खुदा से तो डरो। आंखों देखी बात तो गलत न होगी। उद्धरण चिन्ह हमें तंग मत करो। खींचते हुए रेहान ने कहा, थोड़ी खांसी हो गई है, ठीक से आराम भी न कर पाया। ऑफिस भी जरूरी काम से थोड़ा जल्द जाना है। कहकर वह ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। संजीदगी से बात मोड़ने एवं नजरें चुराते देख रजिया का शक यकीन में बदल गया। सारी स्थिति पर सोचने के बाद उसने अम्मी की क्रियाकलाप पर गौर किया। अम्मी पहले के बनिस्बत रंगीन कपड़े का चुनाव करने लगी थी और उन्हें तरकीब से रखने लगी थी। हल्के मेकअप पर भी ध्यान देने लगी थी। वह रेहान में कुछ अधिक ही दिलचस्पी लेने लगी थी। रजिया ये सब सोचकर कांप उठी।
रेहान, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? उद्धरण चिन्ह, तबीयत तो ठीक है, परंतु एक बात का जो डर है, लगता है कि मेरा जनाजा निकाल कर ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह, अनाप शनाप सोचेगी तो बिना रोग का रोगी हो ही जाओगी। एक बात बताओ रेहान, नाराज न होना। थोड़ मनोहार करते हुए रजिया बोली और नजरें रेहान पर टिका दी। बेफिक्र होकर कहो। उद्धरण चिन्ह, मैं एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हारी खिदमत करती हूँ कि नहीं, इसमें पूछने की बात ही क्या है। एक अच्छी बीवी अपने शौहर की खिदमत करती ही है, ये कोई नई बातें थोड़े ही है। उद्धरण चिन्ह, तो मुझसे क्यों खफा हो? दिशा तो देते, ध्यान क्यों नहीं? तुम्हारा दिल उचट गया है, कहीं घूमने जाना चाहती हो? एक दिन का प्रोग्राम तय कर लो, मन बहल जाएगा। तुम बातें बदल रहे हो, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? तुम्हारे दिल की बातें हम कैसे जानेंगे? थोड़ा खींचते हुए रेहान बोला। अम्मी, अमीना को किस नजर से देखते हो? अम्मी को अम्मी की नजर से देखते हैं। नजरें चुराते हुए रेहान बोला, ये जो घर में हो रहा है वो ठीक नहीं है। पड़ोस के लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? कम से कम दुनियादारी का सोचो, हमारा भी ख्याल करो। पढ़े लिखे शरीफ घराने में ये शोभा नहीं देता। फालतू क्यों सोचती हो? रेहान धीमी आवाज में बोला। तुम्हारा दिल हमसे उच्चाट हो गया है तो बोलो, कम से कम पवित्र रिश्ते का ख्याल करो, कुछ तो बोलो। उद्धरण चिन्ह, रेहान कुछ न बोला और चुपचाप ऑफिस के लिए चला गया। रजिया शौहर की बेरुखी को समझ गई। वह पल भर बिना समय गवाए अम्मी के कमरे में गई। गुस्से में बिफर कर उसने अमीना से कहा, अम्मी, घर में ये सब क्या हो रहा है? इतनी गिर गई हो, शर्म हया बिल्कुल ही छोड़ दी। केवा हो और रंगीन कपड़े और गहरा मेकअप करती हो। अनजान सा बनते हुए अमीना कह उठी, रेहान से अनबन हो गई है। क्यों, बेचारे को तंग करती हो? ऑफिस में एक तो उसका सारा दिन खत्ते बीतता है और घर पर भी वहाँ का काम करता है। बेचारे का खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो। तुम्हें कॉलेज और पढ़ाई से फुर्सत मिले तब ना। उद्धरण चिन्ह, इस पर भड़क कर रजिया ने उसे जवाब दिया, तुम मुझे नसीहत मत दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? तुम नागिन बन गई हो जो कहती खद। वह कह उठी, हम पर रहम करो अम्मी। ये कह फफक कर रजिया रो पड़ी। मैं बीच में क्या बोलूं? तुम मियाँ बीवी जानो, दोनों में नहीं पड़ती है तो सुलह करने की कोशिश करो, अन्यथा झगड़ते हुए जिंदगी काटो। खालिद से खेलते हुए अमीना ने कहा, तुम अनजान क्यों बन रही हो? सारी जड़ तुम हो, तुम बेहया हो। माँ होकर तुम सौतन का रोल अदा कर रही हो। उद्धरण चिन्ह, अनाप शनाप क्यों बके जा रही हो? तुम्हें इतना ही ऐसा वैसा कुछ लग रहा है तो शौहर को ले ससुराल चली जाओ। बिजनेस का मालिकाना हक तुम ही को दे रही हूँ, बस हर एक माह के लिए गुजारे के वास्ते कुछ रुपए भिजवा देना। रजिया ने रेहान से बातें की, ऊंच नीच उसे काफी समझाए, परंतु वह घर जमाई बन रहने पर आमादा था। इस प्रकरण के बाद रजिया खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी और साथ रहते हुए भी कटी कटी सी रहने लगी। जबकि अमीना और रेहान के बीच का व्यवहार बेतकल्लुफ हमउम्र था। रजिया असहाय सी देखती रहती, फिर इस घुटन से तंग हो एक दिन उसने रेहान से तलाक की सहमति जाहिर की, जिसे रेहान ने आसानी से कबूल कर लिया। तलाक के बाद रेहान ने घर छोड़ दिया, परंतु बिजनेस वगैरह पूर्व की तरह देखभाल अब भी कर रहा था। रजिया को घुटन से अब थोड़ी राहत मिली, परंतु अब वह आगे की जिंदगी के लिए सोच रही थी। अम्मी, रेहान को बिजनेस के कार्यभार से मुक्त कर देना 66 चाहिए, रजिया ने एक दिन कहा। क्यों? वो ईमानदार है, पूर्व की तरह ही जिम्मेवारी से अच्छी तरह बिजनेस की देखभाल कर रहा है और हमारा वफादार स्टाफ तो उस पर नजर रखे हुए ही है। उद्धरण चिन्ह, कहीं तिकड़म कर मालिक बन बैठा, हम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। रजिया ने आशंका जाहिर की, सभी कागजात तो मेरे नाम है, वह एक आम अधिकारी की तरह कार्य कर रहा है, इसके बदले उसे रुपए दिए जाते हैं। तुम खुद ऑफिस में कुछ समय दे हालत मालूम कर सकती हो। इधर रजिया का रिश्ता खाते पीते कुंवारे हबीब से गया।
हबीब घर जमाई बन रहने लगा। रेहान की ऑफिस से छुट्टी कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद अमीना ने बिजनेस एवं सारी प्रॉपर्टी रजिया के नाम कागजात तैयार कर सौंप दी। हबीब बिजनेस का सारा कार्य देख रहा था। रजिया भी हबीब जैसा जिंदादिल इंसान को शौहर के रूप में पाकर गृहस्थी में रम गई और अम्मी से सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हाँ, खालिद की कमी उसे कभी कभी बेचैन कर देती। खालिद को रेहान ले गया था। अमीना साल भर बाद ही अपने से आधी उम्र के रेहान से निकाह कर उसके घर चली गई। इधर खालिद भी 3 साल का हो चला था। पता नहीं बड़ा होकर अमीना बेगम को नानी या अम्मी कह पुकारेगा, ये तो वक्त ही बतलाएगा।